नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार रेशन। अभी जो करने वाला हूँ वो 3 मार्क्स करने वाला हूँ। ये सॉल्यूशन का ही बात कर रहे हैं। वो सब क्वेश्चन आया था तो वो सब देख सकते थे 3 मार्क्स में। आते हैं जो डिस्टिंग्विश आता है, ये थ्योरेटिकल है ना, तो थ्योरेटिकल का कुछ कुछ आंसर हम लिख के रखेंगे, समझाते हुए चलेंगे। बाकी थ्योरी आपका मेरा वर्ड्स का लिखा हुआ है, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि समय ज्यादा बहुत बड़ा वीडियो बनेगा तो इसको ट्रांसफर करने में भी समय लग रहा है। ठीक है, 18-20 जीबी का बन जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा वीडियो को छोटा ही रखेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। जब भी डिस्टिंग्विश आएगा ना, तो जब भी डिस्टिंग्विश देगा तो उसको ऐसा कॉलम बना लीजिएगा 2 कॉलम्स में, और उसको आंसर करेंगे। मोलैरिटी को कैसे डिनोट करते हैं मालूम है? कैपिटल एम सर। छोटा एम से किसको बोलते हैं? मोलैरिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। जितना बता रहे हैं वो सारा का सारा मिलने का चांसेस रखिएगा। ठीक है, ये छोटा में भी आ सकता है, बड़ा में भी। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा, उसी से आप आंसर कर सकते हैं। तो मोलैरिटी ना लिख के हम सर यहाँ पे कैपिटल एम लिख दे रहे हैं। ऊपर में रहता है सॉल्यूट का, और नीचे रहता है वी। वी बोले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितने में रहेगा सर? लीटर में। इन लीटर, इन लीटर। ये फॉर्मूला है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपके सामने ये जो आया है वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी को वर्ड्स में फ्रेम कर देंगे, वही इसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो ऊपर में सॉल्यूट का मूल, सॉल्यूट उसको कहते हैं जिसका मात्रा कम होता है। सॉल्यूशन उसको कहते हैं जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स हो जाता है। अच्छे से मिक्स हो जाने का मतलब नमक पानी का सॉल्यूशन। तो देखिए उसके बारे में बात करेंगे, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in given liter of, in present in 1 लीटर। ज्यादा अच्छा होगा कि गिवन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होता है। 1 लीटर सॉल्यूट का मोल कितने, 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा ना, सॉल्यूशन हो गया सर। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। इसका साथ ही साथ आप यूनिट भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका यूनिट बात करेंगे तो यूनिट जो होता है सर वो आता है, ऊपर में मोल का यूनिट मोल, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर। या फिर इसको कभी कभी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, दूसरा चीजें से और बात कर सकते हैं। देखिए जब भी वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम जनरली लिक्विड टर्म से हम समझते हैं, तो वॉल्यूम जब भी आएगा तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा सर? मोलैरिटी। तो देखिए जरा इसके बारे में बात करेंगे, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी को लिख दे रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्योंकि सारे क्वेश्चन को लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपके सामने जो है वो लिखा रहे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी आप अपना कमेंट छोड़ते चलेंगे। दूसरा का अगर बात करेंगे तो मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिनोट किससे करते हैं सर? स्मॉल एम से। इसमें बहुत वीडियो है, जब लग रहा है ना कि 15 मिनट आधा घंटा में जा रहा है, उसको पहले अभी बना रहे थे तो उसमें आधा 1 घंटा भी इसमें हम लगाए हैं पीपीटी में। ठीक है, तो एफर्ट काफी जा रहा है, आपको क्रिस्प वे में दिया जा रहा है, छोटा करके दिया जा रहा है, ताकि आप एडवांटेज ज्यादा यूज कर पाए। ठीक है, देखिए मोलैरिटी के लिए इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला इसी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, एन सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किस में आएगा सर? तो केजी में आएगा। आई होप कि क्लियर है। अब इसका यूनिट बात करेंगे तो इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा, मोल का यूनिट तो मोल ही होता है, वॉल्यूम का यूनिट मोल पर केजी। या फिर इसको डिनोट करते हैं तो किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अरे वॉल्यूम नहीं ना है भाई, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको क्या लिख दीजिएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर है? और उसको सेम तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे इसका था ना, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, तो वहां तक तो सेम चलेगा जैसा ऊपर में चल रहा था, एज इट इज चलेगा इन तक। समझ पा रहे हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बस यहाँ पे 1 लीटर ना होके क्या आ जाएगा? 1 केजी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 केजी। बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि इसका डेफिनेशन इधर लिखते हैं और इसका डेफिनेशन इधर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। इस बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर वाला जरूर फैक्टर याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है ये भी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ क्या होता है वो समझ लीजिए। पहली बात तो ये हेनरीज लॉ लगता है किसके लिए है सर, तो ये हेनरीज लॉ जो लगता है एप्लीकेबल होता है गैस इन लिक्विड के लिए। स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए गैस इन लिक्विड के लिए। तो सर मान लीजिए ऊपर में जो गैस जो गोल गोल बनाए है ना वो क्या है सर, तो गैस है। यही सब पहले से लिखा हूं, देखिए गैस है। और ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है सर, लिक्विड है। क्लियर है। सॉल्यूट को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं आपको पता होगा, सॉल्यूट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं 2 से, और इसको डिनोट करते हैं 1 से। क्लियर है। अभी इस पे प्रेशर लग रहा होगा, जितना भी प्रेशर लग रहा होगा वो गैस की वजह से ही हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं बताओ, P2। क्लियर है। अभी हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये वाला गैस ज्यादा घुलेगा ना। देखो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, अगर ढक्कन को मान लीजिए दबा रहे, प्रेशर करने का मतलब ढक्कन को दबा रहे, दबाएंगे तो क्या होगा, गैसेस ज्यादा घुलेगा इसमें। यही इसका लॉ है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल होगा किसी लिक्विड में। क्लियर है। हेनरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, गैस इन लिक्विड के लिए। और प्रेशर जितना बढ़ाइएगा उतना ज्यादा गैस क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है। तो देखिए जरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए, फिर डेफिनेशन पे उनके साथ जो फॉर्मूला आएगा वो बता देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, समझ पा रहे हैं ना। देखिए गैस लिखा हुआ था, dissolve in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas। गैस का प्रेशर होगा above the liquid at constant temperature। टेम्परेचर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टेम्परेचर छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें और भी फर्क आने लगेगा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो फ्रॉम हेनरीज लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, फ्रॉम हेनरीज लॉ P2 प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी को हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं सर, तो मोल फ्रैक्शन में। तो हम नया पेज ले लेते हैं, देखिए P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा X2 का मोल फ्रैक्शन, और किसका, तो गैस का। 2 बदले तो गैस, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हेनरीज ने किया था तो इसने H लिख दिया, तो KH इंटू X2। यही है आपका क्या है बताओ, यही है आपका हेनरीज लॉ। ठीक है, यही है आपका हेनरीज लॉ। क्लियर है। P2 है आपका प्रेशर ऑफ गैस, P2 है आपका प्रेशर ऑफ गैस, ध्यान रखिए। KH का नाम है हेनरीज कांस्टेंट, KH का नाम है हेनरीज कांस्टेंट, और X2 को कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड फेज में, वेपर फेज में भी होता है, बट वेपर फेज का आपको जरूरत नहीं है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा KH का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, ये छोटा सा है, इस पॉइंट का आंसर नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, MCQ में पूछा जाएगा। इफ अगर आपने हेडशॉट देखा होगा तो उससे आपको पता होगा KH का वैल्यू बढ़ता है तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा, और KH का वैल्यू अगर बढ़ेगा ना तो देखो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सॉल्युबिलिटी मतलब X, अरे ये 6 है, अगर इसका पहले 2 था इसको 3 कर देंगे तो इसका वैल्यू घटेगा ना। तो याद रखिएगा KH बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्या आएगा बताओ, 1 मार्क्स के लिए। क्लियर है। MCQ हो या फिर 1 मार्क्स के लिए बता रहे हैं ना, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को आप सही से करते हुए चलेंगे तो आप पक्का मान के चलिए 1 मार्क्स आराम से बना पाएंगे, पर समझना पड़ेगा आपको। दूसरा इसी में सवाल था, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो जानते हैं ना, अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे, पेप्सी पी रहे, तो उसमें आपका गैस डाला रहता है। कौन सा गैस है सर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एप्लीकेशन में अगर बात करेंगे तो एप्लीकेशन लिख देते हैं, लिख देंगे इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ठीक है, बेवरेजेस मतलब पीने वाला पेय पदार्थ को कहते हैं बेवरेजेस। दूसरा इन स्कूबा डाइविंग, अगर कोई समुद्र के अंदर भी जाता है ना तो एक सिलेंडर लेके जाता है, तो वहां पे भी यूज होता है इन स्कूबा डाइविंग। या कोई माउंटेन क्लाइंब करता है ना हाई एल्टीट्यूड में, तो वहां पे प्रेशर घटता है, तो वहां पे भी रोल होता है इन स्कूबा डाइविंग। और फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो इन स्कूबा इन माउंटेन क्लाइंबिंग लिख सकते हैं, माउंटेन पे अगर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तब भी यूज होता है।
बीमारी भी होता है, एक बेल्ट्स होता है, अगर स्कूबा में करते हैं तो बेल्ट्स होता है, बेल्ट्स नाम का बीमारी। और माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो दिमाग में अगर ऑक्सीजन कम जाएगा तो दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता और उसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया। बीमारी का नाम है, समझ पा रहे हैं ना। ये बेल्ट्स, ये एक एक नंबर का सवाल यहाँ से बन जाएगा। तो ये आपका हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सब हम पहले से भी बात किए हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम रखें। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे स्पॉन्ज, जो बर्तन साफ करने वाला ग्रीन ग्रीन होता है ना, मान लीजिए उसको रख लीजिए, ऊपर से पानी डाल दे तो नीचे निकल जाता है, लेकिन सरफ का पाउडर डालेंगे तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो सॉल्वेंट है। जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को नहीं होने देगा। क्लियर है। देखिए तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है सर, तो एक छोटा सा हम बात कर लेते हैं एसपीएम के बारे में। फुल फॉर्म लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, सेमी पर, हम एसपीएम लिख दे रहे हैं ना, पानी पी लेते हैं यार। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक एक नंबर का सवाल भी बन सकता है ना भाई। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है, पहले सी नंबर को ही हम आंसर कर दे रहे हैं। तो इससे सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा। किस क्या पास होगा बताइए, इट इज अ मेम्ब्रेन, डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, इट इज अ मेम्ब्रेन which permits मतलब पास होने, which permits only solvent molecules to pass through it। इससे सिर्फ क्या होगा पास बताइए, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा, सॉल्यूट नहीं होता है। जो यहां पे लगा हुआ है देखो जरा, ये वाला। अब ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले इस डायग्राम को समझिए, फिर उसके बाद आप उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इधर मैंने रखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूट से। ये दोनों रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म समझ पाते हैं, अमीर गरीब का है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब जैसे आप अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। कैसे, अमीर आप किसके रिस्पेक्ट में हो सकते हैं बताइए, अगर भिखारी के रिस्पेक्ट में है तो आप उसको कुछ पैसा दे सकते हैं, अंबानी के रिस्पेक्ट में गरीब हो जाएंगे। तो ये सब रिलेटिव टर्म है, अमीर गरीब ये सब रिलेटिव है। उसी तरीके से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी रिलेटेड है, रिलेटिव है, रिलेटेड नहीं रिलेटिव है। तो देखो जरा, अगर बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का पार्ट ज्यादा होगा। और सॉल्वेंट को मैंने ऐसा डिनोट किया है और सॉल्यूट को मैंने इस तरीके से डिनोट किया है। तो बताओ सॉल्वेंट ज्यादा होगा। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पास होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन पास होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम सिर्फ सॉल्वेंट का डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कौन ज्यादा होगा, सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट कम होगा। तो ध्यान से देखो, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बनाए हैं 4 और यहाँ पे बनाए हैं कम, क्योंकि इधर कंसंट्रेटेड है। अब कौन किधर जाएगा बताओ, सेमी परमेबल से कौन जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है सर, 4 गो है, इधर 2 गो है, तो सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। क्या बोले सर, सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। और इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं बताओ, ऑस्मोसिस। क्लियर है, इसी फेनोमेना को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। इधर से इधर कौन जा रहा है बताओ, सॉल्वेंट। क्लियर है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कौन पास होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ कौन जाएगा बताओ, कौन जाएगा, तो सॉल्वेंट जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा, एसपीएम के थ्रू। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसी को कहेंगे हम लोग कौन सा फेनोमेना बताओ, ऑस्मोसिस। क्लियर है, इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। अब आप चाहते हैं ना कि इधर से इधर जाए, इधर से इधर जा रहा था, आप चाहते हैं ये ना हो। समझ पा रहे हैं, क्या चाहते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो रुक जाए। तो ऑस्मोसिस कब रुकेगा, जब आप यहाँ पे कोई ढक्कन लेके खड़ा हो जाए। समझ पा रहे हैं, कोई ढक्कन लेके खड़ा हो जाए, बैठ गए ऐसे करके, यानी आपने क्या लगा रहा है, प्रेशर। और जितना प्रेशर लगाएंगे जिससे ना ही इधर से कोई पार्ट इधर जाए, ना ही इधर का पार्ट इधर जाए, यानी ओवरऑल क्या हो, कोई किधर भी ना जाए। तो उस केस में जितना प्रेशर लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से। क्लियर है, समझने वाला पार्ट।
अब देखिए इसका डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे आपका आ जाएगा। ऑस्मोसिस है, देखो जरा क्या था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन बोलने का मतलब सर, लो मतलब डाइल्यूट, और हाई कंसंट्रेशन का मतलब होगा सर, हाई कंसंट्रेटेड का मतलब होगा कॉन्क सॉल्यूशन। कॉन्क मतलब इसमें ज्यादा सॉल्यूट होगा, क्लियर है, सॉल्वेंट कम होगा, वही चीज को लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ऑस्मोसिस एक फेनोमेना है जहां पे सॉल्वेंट पास होगा एसपीएम के थ्रू डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, ठीक है। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे थे जिससे कोई कहीं नहीं जाए, ठीक है, तो वही लिखा हुआ था, एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई बराबर सी आर टी, ठीक है। सी बोलने का मतलब कंसंट्रेशन भी बोलते हैं या फिर इसको मोलैरिटी बोलते हैं। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 0.08 वाला भी लिख सकते हैं, 0.08 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट दिया रहेगा या फिर आप ध्यान रखिएगा। और टी को कहते हैं टेम्परेचर, क्लियर है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, रॉल्स लॉ क्या होता है। तो रॉल्स लॉ आपका दो पढ़ना रहता है, एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक है वोलाटाइल सॉल्यूट के साथ। क्या होता है सर, वोलाटाइल उसको कहते हैं जिसको वेपर बन जाए, जिसका भाप बन जाए उसको कहेंगे वेपर। वोलाटाइल, वोलाटाइल जैसे पानी, पानी का भाप बनेगा या नहीं, तो बनेगा सर, ठीक है। दारू, अल्कोहल, अल्कोहल का भाप बनेगा या नहीं, तो बनेगा, तो उसको कहते हैं वोलाटाइल। और जो नहीं बनता उसको क्या कहेंगे सर, नॉन वोलाटाइल, क्लियर है। तो देखिए पहले हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। अगर रॉल्स लॉ आएगा तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, पर इसको समझेंगे, समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम का हम यूज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी जो भी बात कर रहे हैं वोलाटाइल वाला का बात कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल के लिए हम अलग से बात करेंगे। तो वोलाटाइल कहने का मतलब इसमें दो कंपोनेंट है, देखो एक येलो येलो दिख रहा है, तो येलो वाले को 1 मान लिए हैं, और एक ब्लू कलर का दिख रहा है उसको क्या मान लिए हैं सर, 2, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है सर, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब दोनों का भाप बनेगा, और भाप बनेगा और ढक्कन अगर लॉक रखेंगे तो प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर 1 वाले का जो भाप बनेगा उससे जो प्रेशर आ रहा है उसको कहेंगे P1, और 2 वाले का जो भाप बनेगा उसको क्या कहेंगे, P2, क्लियर है। 1 वाले का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको कहेंगे X1, और 2 वाले का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको कहेंगे X2, क्लियर है। और देखिए यही बताया गया था, तो फ्रॉम रॉल्स लॉ यही जो बता रहे हैं, फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये क्या हुआ, देखो भाई, फ्रॉम रॉल्स लॉ ये क्या बोलता है, स्टेटमेंट मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का, यानी P1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 का, और P2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, X2 का, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो नॉट वाला। जब कभी भी नॉट वाला यूज करेंगे तो वो क्या होता है सर, प्योर। प्योर बोलने का मतलब जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन में सिर्फ एक कंपोनेंट लिए, मान लीजिए सिर्फ पानी लिए तो पानी को 1 मान लिए। अब इसका अगर वेपर बनेगा तो इसमें सिर्फ वेपर किसका है, 1 का, तो यानी ये क्या है सर, प्योर। और प्योर का जो भी वेपर बनेगा उसको क्या कहेंगे बताओ, P1 नॉट मतलब प्योर, ठीक है। तो P1 नॉट X1, और P2 के बारे में बात करेंगे तो P2 का क्या आ जाएगा सर, P2 नॉट X2। यही है आपका रॉल्स लॉ, जो कि वोलाटाइल के लिए दोनों का वेपर बन रहा है, इसी को कहते हैं रॉल्स लॉ, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जरा, देखिए क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वोलाटाइल सॉल्यूट हो गया, जिसको हम लोग 2 से डिनोट कर रहे थे, एंड अ वोलाटाइल सॉल्वेंट जिसको हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं, कर सकते हैं, देखो 2 को हम लोग B भी बोलते हैं ना, या फिर A को हम लोग क्या कहते हैं, 1, दोनों से डिनोट कर सकते थे। रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो है ना, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिख रहा है मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, रॉल्स लॉ। तो एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर ये तो वोलाटाइल वाला हुआ, नॉन वोलाटाइल का कैसे करेंगे, तो देखिए जरा नॉन वोलाटाइल का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप पढ़े होंगे, समझ पाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम पढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है सर, बताते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होता है जहां पे आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट में,
क्या सर? नॉन वोलाटाइल मतलब जैसे मान लीजिए नमक, नमक को डाल रहे हैं तो जो येलो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, वो मान लीजिए क्या है, नमक। नमक को क्या कह रहे हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है सर? वन। वन मतलब वोलाटाइल सॉल्वेंट, जैसे कि पानी। क्लियर है? अब भाप बनेगा क्या टू वाले का? नहीं बनेगा, क्योंकि वो वेपर तो नहीं बना सकता है। तो भाप जो भी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा सर? वन का बनेगा। और प्रेशर क्रिएट कराना है तो ढक्कन को लॉक करना होगा। क्लियर है? तो यही लिखे हैं P1 टू का नहीं बनेगा, ये नॉन वोलाटाइल का केस है। ठीक है? यानी इस बार अगर कोई पूछे टू का क्या होगा सर, तो टू का यहाँ क्या होगा? जीरो, कुछ होगा ही। अरे भाप नहीं बनेगा, नॉन वोलाटाइल है। अगर सिर्फ वन रहेगा तो वही वोलाटाइल सॉल्वेंट है, उसको क्या कह देंगे? P1 नॉट। क्लियर है? P1 नॉट क्या है सर? प्योर स्टेट का है, मतलब सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट। और P1 अगर जो यहाँ पे बात कर रहे हैं P1, ये क्या है? सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन बोलने का मतलब जहां पे सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब दोनों में ज्यादा कौन होगा जरा बताइएगा, कौन ज्यादा होगा? अगर ज्यादा का बात किया जाए तो ज्यादा आपका कौन होगा? देखिए ये पहले तो देखो इसमें बहुत ज्यादा भाप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर नमक इसमें डाल देंगे तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट नमक का आ जाएगा, तो नमक उसको जाने नहीं देगा ना। अभी जैसे पूरा रास्ता खाली है तो आप दौड़ सकते हैं आराम से, अभी बीच में बैरिकेड लगा देंगे तो आपको बच के निकलना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है? तो यही काम यहाँ पे होगा, तो इसलिए वेपर कम बनेगा। तो P1 नॉट और P1 में कौन बड़ा होगा? याद रखिएगा, P1 नॉट बड़ा होगा किससे? P1 से। क्लियर है? और दोनों को माइनस करते हैं ना, देखो P1 नॉट माइनस P1, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो गया। अरे पहले मान लो 20 बन रहा था, यहाँ पे जो भाप बन रहा था 20, अब बन रहा है कितना? 10। दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? 10। तो लोअर हो गया ना, पहले 20 था अब 10 हो रहा है, तो कितने से कम हो गया? 10 से। तो उसको कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं किसके रिस्पेक्ट में सर? तो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में अमीर है, किसके रिस्पेक्ट में गरीब है? तो सबसे अमीर इंसान यहाँ पे कौन है? जो अकेला है, क्योंकि किसी के सबसे ज्यादा है तो उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इस टर्म को किससे डिवाइड कर दिया? P1 नॉट। अब इस टर्म का नाम हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप कि क्लियर है। लोअरिंग का मतलब कम और रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, तो जो सबसे ज्यादा होता है उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके लिए लगेगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहने का मतलब क्या आएगा सर? RLVT। ठीक है? और इसका वैल्यू अगर निकाला जाता है तो ये देखा गया है, प्रूफ करने का भी हम लोग नहीं करेंगे, प्रूफ करके दिखाते हैं ऑफलाइन में। लेकिन इसका जो मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन वो भी किसका सर? सॉल्यूट का। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यही आपसे पूछा गया सकता है। इतना घुमा फिरा के नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या बोलना होगा? स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है? और वो किसके बराबर हो जाता है? वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन, वो भी किसका? सॉल्यूट के बराबर। क्लियर है? और इसी टर्म को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है? कहाँ जा रहा है यार आखिर? उसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है? स्टेटमेंट देखते हैं, देखो देखिएगा, स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए। एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम कर दिया, और फॉर्मूला वही लिखा हुआ है यहाँ पे, P नॉट P एक्स सॉल्यूट दिख रहा है। इसी को एक्स सॉल्यूट को अगर अप्रोक्सीमेशन लेके करते हैं जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, तो वो फॉर्मूला आता है W2M1 बाई M2W1। पता है ये फॉर्मूला? और नहीं पता तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हम लोग जब करते हैं तो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट W2 M1 बाई W1 M2, ये हम लोग वन शॉट में भी बता रहे थे और आपको अभी भी बताते जा रहे हैं। सबसे आ सकता है, छोटा छोटा सा सवाल है तो मैंने ले लिया है। ठीक है? तो आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिए हैं, वही चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछेगा कि भाई चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, कौन है, तो ध्यान रखेंगे चारों का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हो चुका है सर, ये भी हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा सा एलिवेशन और बॉइलिंग क्या देखने लेते हैं? डिप्रेशन के बारे में।
तो देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताए थे, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तभी लगा पाएंगे आप कौन सा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा, वो भी किसका, सॉल्यूट का। तो वही स्टेटमेंट होगा, एक बार रीड कर लेंगे फिर आगे चलेंगे। प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉट देयर नेचर, उससे नेचर से मतलब नहीं है। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपके सामने है। और बहुत बार एमसीक्यू में पूछता है कि मोलर मास डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन वोटीन का किससे निकालते, तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे भी काम करता है और बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी वैल्यू बड़ा आता है। तो ये आपका पूछा जा सकता है सीबीएसई में, तो ध्यान रखिएगा मोलर मास के लिए कौन सा चीज आएगा, याद रखिएगा ओपी। ओपी बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए एलिवेशन, देखिए वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। समझते आते हैं एक बार ताकि आप समझ पाएंगे। देखो जरा, बस फॉर्मूला है, एक बार देख लीजिएगा ताकि आप समझ भी पाएंगे। मान लीजिए अल्कोहल लिए, यहाँ पे क्या लिए हैं सर, अल्कोहल, और यहाँ पे क्या लिए हैं आप, वाटर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है 78 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100। अब मान लीजिए दोनों को गर्म किया 80-85 पे, तो देखो इसका वेपर कितना बनेगा, मान लेते हैं समझाने के लिए हम लिए 10, लेकिन इसका क्या बनेगा, मान लेते हैं 2। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो रहा है, देखो तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है लेकिन वेपर प्रेशर क्या है, कम। तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला आप जरूर से ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। तो अभी जस्ट आपको बताया थे वेपर प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। सेम कहानी रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा सर, घटता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। उसी को कह रहे हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। देखिए जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी से। ठीक है, क्या होता है जरा समझते हैं। देखो ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर यहां से नहीं है तो यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है टीबी नॉट। देखो प्योर है भाई, प्योर है तो इस पे टीबी नॉट लिखा और इसको क्या लिखे है, टीबी। सॉल्यूशन के लिए जो होगा उसको टीबी। अब जो डिफरेंस आया उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। ठीक है, अब इसको देखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है सर, तो डेल्टा टीबी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मोलैलिटी का होता है। क्या होता है सर, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं केबी इंटू एम। और आगे देखिएगा तो केबी एम का वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो W2000 बाई W1 M2 में। फॉर्मूला जानबूझ का बता रहा हूं ताकि आप 5 नंबर भी बना सके। अच्छा 5 नंबर तो हम बता चुके हैं भाई, तो आपको ये फॉर्मूला पता भी होगा ना, 5 नंबर वाला तुम लोग के पास पहुंच भी गया था पहले ही। तो ये सब फॉर्मूला से आप रूबरू होंगे जरूर। बस मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, देखिए 5 नंबर्स में थ्योरी के अलावा इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। वही स्टेटमेंट है, देखो लिखा हुआ होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, मोर हीट नीडेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, राइज होगा। वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और इसका फॉर्मूला है जो कि आप देख सकते हैं, केबी का यूनिट ध्यान रखिएगा, केल्विन केजी पर मोल। नाम होता है वोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और मोलैलिटी से ज्यादा अच्छा फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है ये ध्यान रखेंगे। W का मतलब होता है मास, 2 का मतलब होता है सॉल्यूट, 1 का मतलब होता है सॉल्वेंट, और M2 का मतलब है मोलर मास। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेम काम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो जरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ऐसा कह सकते हैं। देखो जरा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों उल्टा चलेगा ना भाई। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट जरा समझिए बढ़ रहा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए नाम क्या आ जाएगा, देखो जरा एक बार, खत्म ही हो गया बस 2 मिनट और। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। ठीक है, तो देखो जरा ये फिर से कौन है बताओ, सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है उसको टीएफ नॉट, और सॉल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है उसको टीएफ। ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको रूबरू हो जाए। अब इसी दोनों को माइनस करते हैं, उसको डेल्टा टीएफ कहेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी होगा सर, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मोलैलिटी का, और डेल्टा टीएफ को कहते हैं KF इंटू एम। और m को सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा W2000 W1 M2। क्लियर है दोस्त, सेम फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान रहे हैं 5 मार्क्स में आपका सवाल बनेगा फॉर्मूला पे बेस्ड।
तो यहाँ पे फिर से वही कहानी बोल रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट फिर से घटता है। तो वही जितना घटता है उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको घटाते हैं किससे, TF नॉट, नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट, और ये वाला क्या होगा, सॉल्यूशन, KF into M, और M को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इसका भी यूनिट वही टाइप से होगा, केल्विन केजी पर मोल, और इसका नाम क्या होता है सर, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है, इसको बात को ध्यान रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब आते हैं लास्ट सवाल है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मोलैरिटी मोलालिटी ना मिले तो मोलैरिटी के साथ मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, या फिर मोलैलिटी के साथ मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकालते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है 1 जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोल रहे हैं, और 2 है जिसको हम लोग सॉल्यूट बोल रहे हैं। तो हम मोल फ्रैक्शन अगर 1 का निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे सर, x1, 2 का निकालेंगे तो क्या कहेंगे सर, x2। देख रहे थे ना, बार बार आ रहा था। अब ये कैसे निकालते हो, तो रेशियो होता है, किसका रेशियो सर, तो देखो जिसका निकालते हैं उसका मोल डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल से। इसका है तो 2 का निकालेंगे तो N2 बाई क्या, NT। अब टोटल कैसे निकालेंगे सर, तो NT जो होगा वो दोनों को जोड़ दीजिए, N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 को हम लोग कह देंगे टोटल मोल्स। अब इसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए, देखिए जरा। Mole fraction of any component in a solution is defined as the ratio of number of moles of that component to the total moles of all component present in solution। रेशियो का मतलब बटा में जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर है, इतना ही लिखेंगे, मार्क्स मिलेगा। दूसरा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 10%। ये भी पढ़ाए हैं ना आपका, वो वाला में आया था। मोल फ्रैक्शन बताना है ग्लूकोज का 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बोल रहा है मतलब दूसरा जो चीज होगा वो क्या होगा बताइए, मान के चलते हैं पानी होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। W/W% दिया हुआ था कितना भाई, 10। तो मास जो हो जाएगा ग्लूकोज का वो हो जाएगा 10 ग्राम। मास जो हो जाएगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 100 ग्राम। और मास जो हो जाएगा सॉल्वेंट जिसको पानी बोल रहे हैं उसका कितना हो जाएगा, 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 90 ग्राम। अरे 5 मार्क्स वाला देख के आएंगे तो ये सब तो आपको बताया ही है। अब मोल फ्रैक्शन को किसका निकालना है, ग्लूकोज का। तो चलिए ग्लूकोज को हम लोग क्या मान लेते हैं, 2। यानी हमको मोल फ्रैक्शन 2 का निकालना है तो क्या कहेंगे, N2/NT। अब 2 के लिए हमको मोल्स के लिए फॉर्मूला पता है, मास बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना आएगा सर, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसका मोलर मास निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 होता है एक कार्बन का, पर 6 है तो 6 से इंटू, हाइड्रोजन का 1 और 12 है तो इंटू कर देंगे, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। अब थोड़ा बड़ा भी हो गया हो तो डाल ही देंगे, समझ पा रहे हैं ना, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका होगा। 12 छक 72 और ये हो गया 12, 16 6 96 ग्राम पर मोल। सॉल्व करो भाई, तो इसको सॉल्व करिए हम तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कर लेंगे दोस्त, तो ये मोलर मास आया। ठीक है, तो चलिए देखो N2 का वैल्यू तो निकाल लेंगे, पानी का भी मोल्स निकालना पड़ेगा क्योंकि NT में हमको क्या चाहिए, देखो NT में हमको चाहिए N1 प्लस N2, तो N1 भी तो चाहिए ना। अब N1 का वैल्यू मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब क्या है सर, पानी। अब पानी का मोलर मास निकालते हैं तो देखो जरा यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 1 वाला कंपोनेंट। तो पानी के लिए फॉर्मूला होता है H2O, एक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम पर मोल, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। अब मोल्स निकाल लो भाई, N1 लिख दे रहे, गिवन मास, तो पानी का मास कितना था 90 और इसका मोलर मास कितना है 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 × 90, इसका वैल्यू क्या आया 5। N1 का वैल्यू क्या आया सर 5। N2 का हम लोग यहाँ निकाल ले, थोड़ा बॉक्स बना के, या नया जगह ले ले, सही यहीं लिख लेते हैं ना। N2 का वैल्यू क्या आएगा, गिवन मास कितना है सर 10 और मोलर मास कितना है 180। निकाले तो देखो जरा, 0 से 0 कट गया, 1/18 को सॉल्व करो। 1/18 को अगर सॉल्व करेंगे, मैं इधर कर दे रहा हूं, पॉइंट बैठाएंगे तो 0, फिर एक 0, तो 18 × 5 90, तो 0.05 ही मान लेते हैं ना भाई, 0.05 हो गया। ये N1 आ गया, ये N2 आ गया, दोनों को डाल दीजिए, आ गया X2।
तो x2 का वैल्यू में क्या आएगा, n2 का 0.05, और इसका वैल्यू में क्या आएगा, n2 की जगह n1 प्लस n2, तो n1 का वैल्यू कितना है सर 5 प्लस 0.05, 0.05 बाई 5.05, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 5 से काटेंगे तो 101, तो यानी आंसर आ जाएगा 101, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि क्लियर है। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन में एक्स्ट्रा दे दिया था कि कहीं कहीं एक नंबर का सवाल है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है सर, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम पढ़ा चुके हैं ना भाई, ये हम ऑलरेडी 5 मार्क्स में बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं अगर कोई बच्चे डायरेक्ट यही वाला वीडियो देख रहे हैं। तो कितना मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख में जो जीरो होता है 10 का पावर 6, इसी टर्म्स को क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। कहीं अगर पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, कितना पार्ट्स प्रेजेंट होगा 1 मिलियन में, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, बस उसी को वर्ड्स में लिख दिया ना, कितना सॉल्यूट का पार्ट होगा 1 मिलियन पार्ट्स में, किसका, सॉल्यूशन का। तो यहां जाके आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या और भी कुछ है, नहीं है। ठीक है, तो यहां जाके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट होता है 3 मार्क्स में। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर भी लिख के रखा था, तो काफी मेहनत लग रही है। नेक्स्ट जो आने वाला है, बच्चा व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर हमको ये बता दीजिए इनऑर्गेनिक का, शायद प्री बोर्ड है, तो हम लोग नेक्स्ट जो बताएंगे वो इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 3 और 5 ही कंप्लीट करेंगे, फिर 1 मार्क्स और एमसीक्यू पे आएंगे। एमसीक्यू का मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ आपको भेज दिया जाए, एमसीक्यू का पीडीएफ सोच रहे हैं भेज दें, उसके आंसर के साथ जो लास्ट में आंसर है, ताकि अगर बच्चे का प्री बोर्ड है तो भी वो आंसर कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात कर लिए हैं, आशा है कि आपका अच्छा गया होगा 9 वर्ष। तो देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट सवाल है ये 5 मार्क्स में भी मिलेगा, तो मैं उस समय इसी को डील नहीं करूंगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, कुछ बच्चे हिंदी के लिए बोल रहे थे तो मैंने हिंदी में लिख दिया है क्वेश्चन। जरा इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे ना। देख लो जरा, ऑर्डर क्या होता है, पहले तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जानना होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा आ रहा है ए, ध्यान से देखना भाई, ए मान लीजिए एक ही बार में हम कर दे रहे हैं, ए प्लस यहां पे मान लीजिए 2b गिव्स टू सी। क्लियर है, ये कोई रिएक्शन है जो इस तरीके से चल रहा है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है सर, फ्रॉम रेट लॉ, थोड़ा बेसिक्स दे दे रहे हैं, अगर आप पढ़े हो तो कोई इशू नहीं है, और नहीं पढ़े तो समझिएगा। रेट लॉ के अनुसार जो बोलते हैं, रेट जो होता है वो के इनटू कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, और रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो पूछ साइड रहता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, ए, और उसके साथ साथ आएगा रिएक्टेंट में कौन है सर, बी, दोनों इनटू में होगा, प्लस मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके पावर कुछ आएगा, पावर कुछ आने का मतलब जैसे यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 1 है और यहाँ का स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो यहाँ 1 और 2 नहीं लिख दीजिएगा। ये जो ऑर्डर होता है ना बच्चा, वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, आप ऐसे नहीं बता सकते, रिएक्शन का शकल सूरत देख के नहीं बता सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं पता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, और इसका भी नहीं पता है तो हम उसको क्या मान लेंगे, वाई। ऐसा हो सकता है कि ये 1 के जगह यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाए, या फिर y का वैल्यू 2 हो जाए, वो हो सकता है, बट हमेशा होगा इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, और इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। आई होप कि क्लियर है। आगे आपको यूज करेंगे, तो आज का क्लास में थोड़ा बेसिक्स बता दे रहे हैं ताकि आप ये सुनिएगा ध्यान से। ये आपको समझ में आया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक और तरीके से रेट लिख सकते हैं क्या सर, एक और तरीके से, बिल्कुल डिफरेंशियल वाला, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन वाला। अरे देखो इधर, जितने तरीके से रेट लिख सकते हैं सर, तो 2 तरीके से। ठीक है, तो देखिए जरा दूसरा से लिखते हैं रेट। रेट बराबर एक और तरीका है, वो सुनिए, माइनस। जब भी रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो रिएक्टेंट समय के साथ साथ घटता है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगाते हैं, और डी कंसंट्रेशन कौन है सर, ए है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बाई डी टी। क्लियर है, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं, इसको जो बात करेंगे वो क्या है सर, माइनस। ये पहले पूछा जाता था भाई, तो उससे सवाल बन सकता है, तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं ऐसा जो नहीं आए, और जितना पढ़ के जाइएगा 6-7 सवाल पढ़ के जाइए, आप बेफिक्र होइए, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बहुत अच्छा आपका नसीब रहा तो डेटा के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए -1/2 डी कंसंट्रेशन बी बाई डी टी। सर ये रिएक्टेंट का था, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री लेना होता है, जो ये वाला रेट ले रहे हैं ना, उसमें स्टोइचियोमेट्री से क्या करना होता है सर, डिवाइड करना होता है। अगर 1 था तो 1 से डिवाइड करिए या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो 1 से डिवाइड नहीं भी करते तो भी चलता है। यहाँ पे सर C लिखे हैं, चलिए मान लेते हैं अगर हम 3 ले लेते तब यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट के लिए भी लिखा था, इसमें रिएक्टेंट के लिए भी लिखते हैं और प्रोडक्ट के लिए भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा सर? रिएक्टेंट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं एकदम दिमाग में बैठाइएगा। एक रूम रख लीजिए जिसमें एकदम शांत होकर पढ़िए, दिमाग में घुसाते चलिए और लिखते चलिए। आराम से बता रहा हूँ ऐप पे भी, तो आप आराम से ऑब्जर्व करते चलिए। तो यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस क्यों आएगा सर? बिकॉज प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो 1/3 D कंसंट्रेशन C बाय dt। क्लियर है? अब देखिए जरा, स्टोइचियोमेट्री छोड़ दीजिए, यहाँ तो स्टोइचियोमेट्री है ही नहीं, तो अगर यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री नहीं है तो इसी को देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं -dA बाय dt। इस टर्म को नाम दिया जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ, जो रिएक्टेंट के साइड होगा वो डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्लियर है? इसके लिए अगर स्टोइचियोमेट्री को हटा दीजिए तो आ जाएगा -d कंसंट्रेशन B बाय dt। इसको कहेंगे माइनस, है ना, तो माइनस जब भी आएगा तो उसको इंक्लूड करके, स्टोइचियोमेट्री नहीं इंक्लूड करेंगे। ये रेट है, रेट बोलने का मतलब ओवरऑल, और ये अकेला अकेला का बात कर रही है। पूरा ना हमें सवाल आता तो एक ही बार कंसेप्ट बता रहे हैं, उससे आपको हर जगह दिक्कत नहीं आएगा, हर जगह सॉल्व हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए नहीं तो फिर दिक्कत आएगा ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। क्लियर है? और ये वाला के लिए स्टोइचियोमेट्री हटा देंगे तो सब सर, तो क्या बचेगा? D कंसंट्रेशन, प्लस है तो प्लस लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिख दिया हूं प्लस D कंसंट्रेशन C बाय dt। और इस पूरे टर्म को कहा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं बहुत ज्यादा, या तो फिर अपीयरेंस भी बोलते हैं। इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो सारा चीज बता दिया, आई होप कि दिमाग में गया होगा। अब जरा देखते हैं, सर मॉलिक्यूलरिटी भी बता दीजिए। देखिए कुछ रिएक्शन होता है ना तो एक स्टेप में होगा, मतलब स्टार्ट हुआ और एक ही स्टेप में खत्म, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक स्टेप में नहीं खत्म होते, मतलब मल्टीपल स्टेप में, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में खत्म होते, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो स्टेप एक ही में खत्म हो जाएगा उसको क्या कहते हैं बताओ जरा, पढ़े होंगे तो, उसे कहते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। क्लियर है? अब जरा समझते हैं, मान लेते हैं कि सर ये वाला रिएक्शन कैसा है सर? एलिमेंटरी। कौन सा भाई बताओ? एलिमेंटरी। एलिमेंटरी। सर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिसाइड होता है, वो कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस उसका नहीं होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, महत्व नहीं होता है। तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन अगर होगा तो इसमें देखिएगा के को मॉलिक्यूलरिटी होगा सर, के को मॉलिक्यूलर रिएक्शन कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी। इतना बता दे रहे, सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे चले जाएंगे तो फिर नहीं आ पाएगा ना, क्वेश्चन शायद फंस जाएंगे। अब तो थोड़ा कंसेप्ट जानिए तभी जाके क्वेश्चन बन पाता है। जो बच्चे पढ़ते थे अगले साल भी, इस साल भी, तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैक के लिए नहीं, बहुत एडवांस के लिए। तो 5-10 मिनट अगर मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वेरी ध्यान से सुनिएगा, तो आपसे अगर क्वेश्चन चेंज भी होगा या कुछ नया भी पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जैक्टली हूबहू कोई नहीं बता सकता है, वो तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आने का चांसेस बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ भी हो, कैसा भी हो, पक्का बना लीजिए। तो ये नहीं कि स्किप कर दे रहे हैं, तो स्किप करेंगे तो फिर लास्ट में आपको सफर करना पड़ सकता है। बाकी तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 5 से 10 मिनट ही लूंगा, तो 5 से 10 मिनट लूंगा, उससे सारा क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है सर? कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, एक यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कितना होगा? 3। तो यहाँ का मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है सर? 3। आया बात समझ में? एलिमेंट्री मतलब एक स्टेप, और मॉलिक्यूलरिटी का मतलब के को रिएक्शन कर रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी का ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन का शकल सूरत देख के बता सकते हैं? तो बिल्कुल सर। क्या ऑर्डर का शकल सूरत देख के बता सकते हैं? एक्स और वाई का वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। यहाँ पे अगर रिएक्शन का ऑर्डर पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए अगर कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आया बात समझ में? ये बेसिक सा कहानी था जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिटेल में बता दिए, रेट भी इंक्लूड कर दिए, और के को क्या कहते हैं सर? रेट कांस्टेंट। ठीक है, के को क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट। जब भी ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग का सवाल सर, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी तो आप समझ पाएंगे। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो पावर आता है कंसंट्रेशन टर्म का, उसको क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे जोड़े थे ना, देखो जरा बच्चा, यहाँ पे जोड़े है ना, x प्लस वाई को ही क्या कह रहे हैं? ऑर्डर।
और मॉलिक्युलरिटी में क्या होगा सर? तो देखो जरा मॉलिक्युलरिटी में द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन, कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है उसी को क्या कह देंगे बताओ? मॉलिक्युलरिटी। सर ये वाला क्या सा था? ऑर्डर वाला एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था या नहीं? तो बिल्कुल। तो ये क्या है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। और ये वाला कैसा कॉन्सेप्ट है सर? तो ये वाला है आपका थ्योरेटिकल। इट इज अ थ्योरेटिकल। इसको 5 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है कि एक को दूसरा सवाल दे दे और फिर दो को मिला के पूछा जा सकता है। ठीक है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो पढ़ेंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसमें डिटेल बता रहे हैं तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग बोल देंगे कि 3 मार्क्स वाले में बता रखा है। दूसरा, अगर सर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो जरा समझते हैं इसका वैल्यू ऑर्डर का ना कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल मतलब बटा में भी आ सकता है, 0.5, 0.7, इस टाइप का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। देखिए हम लोग वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे ना, अगर कोई वीडियो जाता है लंबा तो उसको पार्ट वाइज कर देंगे ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि अपलोड होने में भी बहुत समय लगता है, 15 जीबी 18 जीबी का फाइल बन जा रहा है। और इसके बाद ये वाला क्या होगा सर? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। कर सकते थे। ये टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करेगा और वो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट होता है तो डिपेंड करेगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे अगर आप कर सकता हूं तो आप करके मैं लिख देता हूं। देखिए, इट इज डिपेंडेंट ऑन, कोई भी 3 लिख लीजिएगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। लिखने में देखो बहुत समय लगता है ना, इसलिए कुछ पॉइंट में लिख लूंगा ना पहले से, ताकि समय भी कम लगे और काम समझाने वाले तो पूरा समझाऊंगा, और थ्योरेटिकल वाला पहले से थोड़ा सा लिखा रहेगा। और ये क्या होगा सर? इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए। जब भी डिफरेंस आए तो इस तरीके से 2 साइड कॉलम बना लीजिएगा और तब जाके डिफरेंस लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। ये तो हो चुका था। नेक्स्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पूछा जा सकता है, या तो छोटा नंबर में पूछ लिया जाए या तो फिर 3 मार्क्स में ही बन सकता है। तो मैंने रखा है सूडो। सूडो का मतलब होता है जो रियल ना हो। क्या हो सर? फेक। फेक मतलब क्या बोल सकते हैं? गलत हो, जो मतलब लग रहा है ऐसा है पर वो एग्जैक्टली हो नहीं रहा है वैसा। फेक, फेक का मतलब समझ पा रहे हैं ना यार? क्या मतलब? जो लग रहा है बट वो ऐसा है नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो एक स्टेप में खत्म होता है। मान लीजिए, जैसे आपको दिखाता हूं, एक रियल लाइफ का एग्जांपल है, मतलब ये सच में सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। इथाइल एसीटेट अगर जानते हैं आप, कुछ ऐसा केमिकल होता है CH3 COO C2H5, इसी को कहते हैं इथाइल एसीटेट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बनता है CH3COO, और यहां से मान लीजिए H ले लेंगे तो COH, और इधर का पार्ट में बचा है C2H5, तो ये लिख दीजिए C2H5, और यहाँ पे H हटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा OH, तो यहाँ पे लिख देते हैं C2H5। क्लियर है? अब इसका अमाउंट अगर एक्सेस ले लिया जाएगा, समझिएगा, एक्सेस, अगर किसी चीज का एक्सेस ले लिया जाता है ना, कहीं पे भी अगर कोई चीज एक्सेस रहेगा तो मान के चलिएगा वो सूडो वाला रिएक्शन है। और सूडो में आपको कौन सा पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर लिखेंगे अगर कायदे से तो जरा समझना बोर्ड पे भाई, रेट बराबर, ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन सर? तो एलिमेंट्री। देखिएगा जरा, ये कैसा है? तो एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब जो एक स्टेप में खत्म हो जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब है जो एक स्टेप में खत्म हो जाए। तो जरा हम बात करते हैं रेट। रेट बराबर हम लिखेंगे तो K कंसंट्रेशन CH3COO C2H5, और इसके जगह क्या लिख देंगे? H2। अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ा होता है ना, किसका वैल्यू को क्या मान लेते हैं बताओ? कांस्टेंट। क्या मानेंगे बताओ? कांस्टेंट।
अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, देखो जैसे दो कांस्टेंट है और तीन कांस्टेंट, दोनों को इंटू करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट बना देंगे और इसको क्या लिख देंगे, रेट बराबर के, और ये कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बोल दे रहे हैं जिसको के डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, के डैश। और यहाँ पे लिख देंगे CH3COO C2H5। क्लियर है। तो यहां से देखेंगे लग तो रहा था सर फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, बट ये सेकंड नहीं है, कौन सा ऑर्डर है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। और ये कैसा फर्स्ट ऑर्डर है, तो सूडो। लग रहा था सेकंड है बट सेकंड नहीं है, कैसा है, फर्स्ट। तो इसी को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे तो और भी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा कोई ना कोई चीज एक्सेस रहेगा। एक्सेस मतलब बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो जिसका कंसंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है। अरे हमारा 50-100 भुला जाएगा तो दिक्कत है। अब जिसके पास बहुत है, इलॉन मस्क अंबानी का 50 रुपया भूल गया, उसको पता भी नहीं चलेगा कि भुला गया है। ठीक है। अब हम लोग के पॉकेट में 100 रुपया, 100 में से 50 कम हो जाएगा तो पता चलेगा 50 कम हो रहा है। तो वही बोल रही, एक्सेस मतलब जिसके पास ज्यादा होता है, अगर उसका कुछ मात्रा हट भी जाए तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं लग रहा है कि हो रहा है पर इफेक्ट नहीं हो रहा है इसको। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को बस डेफिनेशन क्या है सर देख लीजिए एक बार। क्या बोल रहा है, इट इज अ हायर ऑर्डर रिएक्शन। हायर ऑर्डर मतलब समझ पा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर लगेगा नहीं है बट होगा। ऑफन जो जनरली यूज होता है कौन सा ऑर्डर में, जैसे सेकंड ऑर्डर जो बताए थे 1 1 2 करके, बट बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन बिहेव्स करेगा कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, लार्ज अमाउंट बोलने का मतलब सर एक्सेस मात्रा में होगा। और इसी को कह देंगे हम लोग कौन सा, उसका कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं बताओ, कंसंट्रेशन को क्या मान लिए, कांस्टेंट। और इसी रिएक्शन को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल बोला था, ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है कि एग्जांपल बता दीजिए। तो एग्जांपल ध्यान रखेंगे क्या, इथाइल एसीटेट को पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, ज्यादा समय देने का है जरूरत नहीं। दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है सर, देखो पहले समझाते हैं फिर डेफिनेशन पे आएंगे। ये थ्योरेटिकल ही पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वाला जो पूछेगा ना, मतलब जो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वाला चीज पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसमें चांसेस रखिए कि थ्योरेटिकल पूछा ना, थ्योरेटिकल ही पूछे, और न्यूमेरिकल पूछेगा तो बहुत छोटा सा पूछेगा। क्या पूछेगा देखिए, बता ही देंगे। समय हम ज्यादा नहीं ना ले रहे हैं। ठीक है, समय हम ज्यादा नहीं ले रहे तो इसको पार्ट वाइज कर देंगे। चाहे चलते हैं ना, बना ही देते, कितना पार्ट पार्ट करेंगे। देखो एक चीज समझाते हैं, कोई रिएक्शन कैसे होता है। मान लीजिए एक ऐसा हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम लोग दोनों ले लेते हैं। ये वाला है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। आपको ये इस एक्सिस में जो हम लोग ले रहे हैं ना, वो आपका एनर्जी, क्या है सर, एनर्जी। क्लियर है। और इस एक्सिस में जो हम लेने वाले हैं वो क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन आगे चल रहा है। रिएक्शन में होता क्या क्या है जरा समझते हैं। सर कुछ पार्ट जगह रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। और मान लीजिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं। मैं मान लेता हूं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो कोई भी रिएक्शन सीधा सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं जाता, बीच का स्टेप होता है। अगर आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक तो उस स्टेप को कहते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का जो एनर्जी होता है वो हमेशा ज्यादा होगा रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से। तो पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट पे पास जाएगा और फिर उसके बाद कहाँ आएगा, प्रोडक्ट के पास। और जो इंटरमीडिएट से रिएक्टेंट तक का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, मान लीजिए यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, उसी एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको डिनोट करते हैं किससे, ई से। ठीक है। तो देखिए कोई भी रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में तभी जाएगा जब इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। मतलब ये जो एनर्जी, इतना एनर्जी मिलेगा तभी जाके प्रोडक्ट बना पाएगा। क्लियर है, इतना एनर्जी मिलेगा तभी जाके वो प्रोडक्ट बना पाएगा। तो हर एक रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी जरूर होना चाहिए। किसके पास, रिएक्टेंट के पास। तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा या फिर कोई केमिकल रिएक्शन शुरू हो पाएगा। उसी को कहते हैं हम क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए जरा डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। इससे ज्यादा होगा तब भी चलेगा। मान लीजिए इतना का जरूरत है और तुम दे रहे हैं इतना तक, यहां तक, तब भी होगा। ये तो मिनिमम एनर्जी है। तो वही लिखा हुआ है, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करने का मतलब रिएक्टेंट किस में जाए, प्रोडक्ट में। उसी को कह रहा है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने में। दिस एनर्जी एक्ट एज एन एनर्जी बैरियर, जो बताया एनर्जी बैरियर, दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट ओवरकम टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बन पाएगा। क्लियर है। मान लीजिए इतना हाइट का बाउंड्री है और तुमको इधर से उधर जाना, तो बाउंड्री फांगना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, रिएक्टेंट इतना एनर्जी क्रॉस करेगा, उसी को कहेंगे प्रोडक्ट। अब उससे ज्यादा एनर्जी, कोई बच्चा मान लीजिए इतना से ज्यादा फांग पा रहा तो तब भी चला जाएगा।
लेकिन इससे कम होगा तो हो पाएगा क्या? तो नहीं होगा, कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तभी तो मिनिमम है ना भाई, देख लीजिए और लिख लीजिएगा। आते हैं न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। देखिए जरा, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 सेकंड इनवर्स। यानी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द हाफ लाइफ, मतलब हमको टी हाफ निकालना है। इसमें ना सारा पीवाईक्यू, सारा मॉडल से जितना पॉसिबिलिटी होता है सारा डाल दिया। थोड़ा समय लेते हैं लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा होगा, चाहे वो यूट्यूब पे ही क्यों ना हो। ठीक है, ऐप पे भी तो अच्छा कंटेंट रहेगा ही रहेगा, तो थोड़ा समय रहता है तभी जाके यूज कर रहे हैं। जितना जल्दी आप तक आपको लग रहा है ना कि पढ़ ले, उतना हमको भी जल्दी है कि आपको जल्दी से कवर अप कर दे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को और भी काम करना है, सीबीएसई वाले बैच के लिए भी जाना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी ही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दे, कुछ भी दे देंगे पता चला लड़ा ही नहीं, फिर कैसे बोल पाएंगे भाई। तो देखिए हाफ लाइफ के लिए, तो हाफ लाइफ को क्या कहते हैं? देखो भाई, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है टी हाफ, किसके लिए सर? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आपका सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर डिटेल में पढ़ना है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर है और आपका दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट 200 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट गिवन जो है वो है रेट कांस्टेंट, इसको के से डिनोट करते हैं, और वो क्या है सर? 200 सेकंड इनवर्स। सर क्या फॉर्मूला होता है? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है ना भाई, तो ये फॉर्मूला से बहुत सवाल मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए है सर? तो फर्स्ट ऑर्डर। के का वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। ठीक है, डाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए बच्चा। तो सॉल्व कर लेते हैं। टी हाफ बराबर 0.693 बाई के जगह क्या डाल देंगे? 200। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो डाल दे। अब इसको सॉल्व करें, लिखो 693 2, और ये 2 और 3, 5 जीरो, तो 10 का पावर क्या लिख देंगे? 5। जितना जीरो होता है उतना पावर लिख दिए, और 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 4 बार में, अरे ये 4 बार में, और 6 बार में 12.5, तो यह आ जाएगा 346.5, और 10 का पावर ऊपर कर देंगे तो 10 का पावर -5 होगा। और माइनस सेकेंड इनवर्स, नीचे सेकेंड था ना, ठीक है, ये सेकेंड इनवर्स था, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो यही आ गया आपका टी हाफ। आंसर जब भी न्यूमेरिकल टाइप का रहे तो उसको ब्रैकेट में बना दीजिएगा, टीचर को आसानी होता है आंसर देखने में। ठीक है, वो आपका बैठ कर पूरा का पूरा कॉपी ना भी देख पाए तो कम से कम इससे देख पाए। ठीक है, बॉक्स जरूर बनाइएगा। मार्क्स कैसे आएगा वो सब भी बताते चलेंगे, अभी तो देखते चलिए कि क्या होते जाएगा, लेकिन कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का है, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको देख सकते हैं। क्या बोल रहा है देखो जरा, एक रिएक्शन है जो कि सेकेंड ऑर्डर है, समझ पा रहे हैं? सर आप तो बोले थे जीरो फर्स्ट, जीरो फर्स्ट का फॉर्मूला पढ़ना है, टी हाफ, टीसी, के का एक्सप्रेशन। ये सबसे सवाल क्या बनेगा? सिंपल सिंपल सवाल, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कॉमन सेंस लगा के बनाना है। कैसे लगाते हैं सर? देखिए बताते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल? देखिए कोई रिएक्शन है, तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जो कि सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि सवाल में बोला है, तो मान लेते हैं ए जब भी जा रहा है बी में, सवाल में क्या बोला था सर? तो ये आपको बोला था सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, और इसमें बोल रहे हैं, तो देखो अगर इसके लिए लिखते हैं तो मान लीजिए पहले जब है एक इनिशियल, एक केस ले लेते हैं जिसमें वन केस, इसको वन ले लेते हैं। वन केस में इसका कंसंट्रेशन जो भी होगा ना उसको हम लोग क्या मान ले रहे? ए। क्लियर है? अब बोल रहा है कि जब कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज कर दिए और क्या कर दिए? डबल कर दिए, तो दूसरा केस मान लेते, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं ना बच्चा, देखो जरा, तो कंसंट्रेशन जो ए था उसको क्या मान ले रहे हैं? 2a। कोई दिक्कत? क्योंकि सवाल में बोला है। अब इस एक्सप्रेशन जब ये वाला पहला के लिए तो हम इसको R1 लिख रहे हैं। R1 के लिए जो रेट आएगा वो क्या लिखेंगे बताओ? कि कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन तो लिखेंगे ही, और इसका पावर क्या लिख देंगे? 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बोला है ना, सेकेंड ऑर्डर बोला है तो 2, फर्स्ट ऑर्डर बोलता तो 1, जीरो बोलता तो यहाँ 0 लिख देते। रिएक्टेंट एक है, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे भी सर R2 लिखेंगे, चाहे R2 ऐसा वाला है ना,
R2 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हम R1 R2 कर देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं बाबू और इसको 2 बोल देते हैं थोड़ा अलग से, इसको हम बोल देते हैं 2। तो हम R2 लिख देते हैं कि कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है 2 गुना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ 2A का पावर 2 हो गया। अब बोल रहा है क्या फर्क पड़ेगा रेट पे, तो रेट पे जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, समझ पा रहे हैं, एक को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे जरा समझते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 जब भी ऐसा करेंगे, बहुत आसान है, छोटा छोटा सा सवाल है, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 बोले, बाय इक्वेशन 1। जब 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं वो देख लीजिए। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा R2 बाई R1। अरे 2 को पहले लिखे, ऊपर वाले को 1, के तो कट जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, के तो कट गया सब, इधर भी, तो ऊपर में बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2A का स्क्वायर और ये हो जाएगा A का स्क्वायर, कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, R2 बराबर R1 और इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ये स्क्वायर रहेगा सर और नीचे में भी ये स्क्वायर है, ये और ये कट गया तो बचेगा क्या, देखो R2 बराबर 4 और ये R1 को इधर भेज दीजिए, तो ये इतना दूर होने के बाद आपको एक लाइन लिख लीजिएगा। देखिए जब कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डबल किए, देखो यहाँ पे था 1 और 1 से 2 किए तो क्या हुआ, रेट क्या हुआ बताओ 4 टाइम्स। अगर डबल ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर उसका कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं तो रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ कंसंट्रेशन, वैसा इसको ऊपर कर लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन, पूरा लिखना है ना एग्जाम में, इफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant, if concentration of reactant increases, चाहे if concentration of reactant डबल लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, if concentration of reactant double then rate becomes 4 टाइम्स, तो रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा सर 4 टाइम्स। इतना लिखेंगे तो आपको मान के चलिए 3 नंबर मिल जाएगा। जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है समझते चलिएगा, बनाते चलिएगा, अच्छा फील होगा। आई होप कि आपको अच्छा फील हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, इस साल भी पूछा जाता है कि रेट पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, तो अभी हम उस पर बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट। तो क्या होगा जरा देखिएगा, समझते हैं इसके बारे में। ये सिंपल सा ही तो हम हेडिंग डालें, इसमें क्या लिखा रहेगा ऐसा सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जल्दी होने लगेगा, समझ पा रहे हैं ना, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो सब जल्दी चलेगा, तो जल्दी चलेगा तो जल्दी से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो जब भी अगर आप क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही लिखा होगा, उसको वर्ड्स में देख लीजिएगा, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट होगा वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा, तो रेट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा। अब बोल रहा है कभी कभी सवाल पूछ देगा ग्राफ से, देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ जरूर पढ़िएगा, वो छोटा छोटा सवाल में आएगा, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ जरूर पढ़ के जाएंगे, ऐसे मैं बता दूंगा लेकिन आप पढ़िएगा जरूर। देखिए जरा अगर हम बात करते हैं तो बोलता है सर कैसे होता है, तो देखो थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। एक ग्राफ होता है, उसके कॉलिजन थ्योरी से निकालते हैं, और उसमें एक थ्योरी रहता था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, थोड़ा बता देते हैं ग्राफ के फॉर्म में। इसमें भी आप 2 एक्सिस रख लीजिए, इसमें मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर है काइनेटिक एनर्जी, के ही लिख दे रहे हैं ना। तो ग्राफ ऑब्जर्व होता है दो दो टेम्परेचर में। पहले अगर यहाँ पे बात करेंगे, ये मान लीजिए कोई टेम्परेचर है
जो कि लोअर टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना तो ये ग्राफ थोड़ा आगे चलते जाएगा ऐसा, और यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगा, जो इसको पार करेगा वही आपका प्रोडक्ट बना सकता है। ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो जब ऊपर वाला पॉइंट में देखेंगे, इसको T2 बोल दे रहे ना, T1 और T2 में से बड़ा कौन है सर? तो ध्यान दीजिएगा T2 बड़ा है किससे सर? तो T1 से। क्लियर है? ये T2। तो देखो इसमें जो पार्टिकल जो वाइब्रेट करेगा वो इतना छोटा सा है, मतलब कम मॉलिक्यूल जा रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी यहीं पे है। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ऊपर वाले के बारे में बात करेंगे तो ऊपर वाले में थोड़ा सा मैं अलग दिखा देता हूँ, पेन ले लेता हूँ ग्रीन। ऊपर वाला में देखो ऐसा आएगा सब, ये भी आएगा, तो इसमें ज्यादा आ रहा है। देखो इसमें इतना सारा पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, तो इसी का ग्राफ के टर्म में बोलेगा तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उससे रेट क्या हो जाएगा सर? तो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा उसको इस तरीके से ग्राफ से भी समझ सकते थे। ध्यान रखिएगा, कम चांसेस है ग्राफ वाला आपसे पूछा जाए, फिर भी मैंने बता दिया है। ये वाला डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन कर देते हैं। थ्योरी तो बता चुके थे पहले ही, लास्ट क्वेश्चन है बाबू। देखो जरा, NO2 डिसोसिएट्स NO and O2, तो NO2 डिसोसिएट हो रहा है इसमें। इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, समझ पा रहे हैं? देखो यही डिक्रीज, जिसको डिसअपियरेंस बोल रहे थे स्टार्टिंग में, जरूर देख लीजिएगा। डिक्रीज जो हो रहा है कंसंट्रेशन का NO2 का, वो दिया है। तो NO2 देखो रिएक्टेंट में है, तो इसका क्या दिया हुआ है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को जो बोलेंगे ना, -d NO2 बाई dt, इसी को बोल रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और वो कितना है? 6 × 10 का पावर -12। यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, बोल रहा O2 का क्या होगा? तो यानी D, इसका तो स्टोइचियोमेट्री नहीं लगेगा क्योंकि प्लस में ही रहेगा, dO2 बाई dt, इसी को कह रहे हैं क्या? बताओ, रेट ऑफ, थ्योरी देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत आएगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही थोड़ा थ्योरी बता दिया था। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, यही वैल्यू क्या होगा ये बताना है। क्लियर है? इसको कह रहे हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ NO2 और इसको कह रहे हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ O2। ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जाता है, CBC में भी पूछा जाता है, आपको पहले पूछा जाता था, अभी तो नहीं पूछ रहा है लेकिन पूछने का चांसेस रखते हैं। एक सवाल जितना भी होगा रेट उट का सब बता दिया। अब जरा समझते हैं, रेट का एक्सप्रेशन हम बता रहे हैं, तो रेट का एक्सप्रेशन तो यहाँ ऑर्डर नहीं दिया, तो हम इसी के फॉर्म में चलेंगे। तो इसके लिए लिख देते हैं, और इसके लिए, क्योंकि अभी हमको इसका कुछ जरूरत ही नहीं है, तो हम इसके लिए लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ? रेट के लिए -1/2 dNO2 बाई dt। अब देखो -dNO2 बाई dt, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 माइनस dNO2 बाई dt। बहुत आसान है। और dNO2 बाई dt माइनस में इसका वैल्यू कितना था? देखो 6 × 10 का पावर -12, तो यहाँ डाल दीजिए 1/2 6 × 10 का पावर -12, इस टर्म का वैल्यू डाल दीजिए, इसका वैल्यू आया 3। तो रेट का वैल्यू आया 3 × 10 का पावर -12। ये किसके वैल्यू आएंगे सर? रेट के लिए। क्लियर है? रेट अभी आया, पर हमको किसका चाहिए था सर? O2 के लिए, तो हम O2 के लिए भी रेट लिख सकते हैं। तो जरा देखो, रेट बराबर D, ये प्लस में ही रहेगा ना क्योंकि प्रोडक्ट के साइड है, तो प्लस में, कोई कंसंट्रेशन में स्टोइचियोमेट्री है ही नहीं, तो केवल लिख देंगे dO2 बाई dt। यही वैल्यू तो आपको चाहिए था, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? रेट के बराबर, और रेट कितना है? 3 × 10 का पावर -12, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 × 10 का पावर -12। कर सकते थे ऐसा, देख लो आपके सामने ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते थे, और ये आपका जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा बाबू। इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अगर टफ भी बनाए पेपर या जैसा भी बनाए, आप सारा क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते थे। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था। इसी के बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी जस्ट रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो बना हुआ है, पीपीटी तो ऑलरेडी है, तो जस्ट इसके बाद 3 मार्क्स वाला सॉल्यूशन बना देंगे, फिर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उसको करते जाइए। चलिए देखिए, जिसमें अगर हम बात करेंगे 3 मार्क्स वाले में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं सर, वो कितने होते हैं? 8 में से आपको सिर्फ 6 बनाना रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें तो 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4, और उसमें से एक सवाल पक्का मान के चलिए, कंफर्म मानिए 100% कि एक सवाल आपका कन्वर्जन वाला रहेगा। कन्वर्जन
तीन देगा और तीनों एक एक नंबर का, तो बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं, रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, बस आपको रिएजेंट ध्यान में रखना होगा। आपका जो स्टेप देता है ना जैक बोर्ड में, वो एक स्टेप का देता है, सीबीएसई में आपका 2 स्टेप या 3 स्टेप तक पहुंचता है, आपका मोर और लेस एक स्टेप में खत्म हो जाता है, ठीक है, तो बहुत आसान होता है। चलिए कैसा रहेगा सवाल सर, देखते हैं। देखिए ये है आपका सवाल, ये आपका सैंपल पेपर में भी मिल जाएगा और ये सवाल आपको पीवाईक्यू में भी ढेर बार रिपीट करते हुए मिलेगा, देख सकते हैं ना, यहाँ पे हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में है। सर ये क्या है, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना बच्चा, वो आपका रिएक्टेंट है और ये वाला पार्ट आपको बनाना है प्रोडक्ट। आ रहा है बात समझ में, रिएक्टेंट पता रहता है, प्रोडक्ट पता रहता है, क्लोरोबेंजीन को पी नाइट्रोफिनॉल बनाना है और ये 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो क्वेश्चन का आइडिया लगा कि कैसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, हूबहू। तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं, नेम रिएक्शन देखेंगे तो आपको हेल्प होगा, एक एक करके देख रहे हैं, वही क्वेश्चन को मैंने सेपरेट करके ले लिया है पेज में। इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड, तो इथाइल क्लोराइड क्या होता है सर, इथाइल बोलने का मतलब सर 2 कार्बन, क्लोराइड का मतलब सर Cl हो गया इथाइल क्लोराइड, पर इसमें 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हाइड्रोजन आएगा, 2, एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 3, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है पता होगा आपको, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा सर, तो देखो फाइनली अब लिख दे रहे हैं प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक का मतलब होता है 3 कार्बन, ओइक एसिड है तो ओइक एसिड का मतलब COOH, क्लियर है। अब इसमें देखो सर, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3, देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन कितना है वो 3, यानी हमको ऐसा करना होगा जिससे एक कार्बन बढ़े। तो वो कैसे बढ़ता है, तो जनरली हम लोग यूज करते हैं KCl। KCN क्या करेगा सर, आप इसका रिएक्शन बता सकते हैं, 2 स्टेप का रिएक्शन है, देखो K पे प्लस आएगा सर और CN पे क्या आएगा, माइनस। ये क्लोरीन है तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो अगर इस बॉन्ड को अगर तोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, Cl किसके साथ चला जाएगा बताओ, K के साथ, तो देखो ये KCl आपका बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, अगर लिखना चाहते हैं तो KCl लिख सकते हैं, बट की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आएगा CH3, CH2, अब ये CN था वो उसके साथ जुड़ जाएगा, देखो एक कार्बन बढ़ गया। अब CN को CHO बनाना, COOH बनाना बहुत आसान होता है, हाइड्रोलिसिस करना रहता है पानी के साथ, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या कर देंगे, H2O और H+ लिख दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस होगा और CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, CN को COH में हाइड्रोलिसिस करके क्या कर देते हैं हम लोग, सीधा सीधा इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें या फिर सीधा सीधा आप ध्यान रखिए, इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे। CN किस में कन्वर्ट होता है सर, COH में, इस स्टेप को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम सिंपल चाहते हैं तो सिंपल रखते हैं, मैकेनिज्म अभी बताएंगे तो बहुत समय ले लेंगे आप। तो इस टाइप के सवाल को आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा, इतना लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आते हैं जो दूसरा सवाल, क्लोरोबेंजीन को पी नाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है सर, तो देखिए बेंजीन रखेंगे और इसके ऊपर Cl लगा दिए, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसको पी नाइट्रो, पी का मतलब होता है पैरा नाइट्रो, कुछ अब देखिए 2-2 स्टेप का भी दे रहा है, तो 2-2 स्टेप का भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। पी नाइट्रोफिनॉल, तो पी पे क्या आएगा, नाइट्रो, अच्छा फिनॉल किसको बोलते हैं, OH, तो नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तब देखिए इसको, नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। इसको कहते हैं पैरा पोजीशन, ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा, इसी का नाम है पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, तो ये आपको बनाना है। ये एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है बाबू साहब, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लियर है। अब इसके साथ क्या करते हैं, इसमें देखो हमको पहले नाइट्रो बना लेते हैं ना, पहले नाइट्रो, क्योंकि Cl के साथ OH जाना बहुत मुश्किल होता है, हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 ले लेते हैं, और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2 प्लस जनरेट होता है, नाइट 2। अब ये क्या होता है पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पे और पैरा पे दोनों जगह प्रोडक्ट बनेगा, पर पैरा वाला क्या बनता है, मेजर, मतलब NO2 ग्रुप कहां कहां लगेगा सर, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो हम लोग उसको सेपरेट आउट कर लेंगे और हम लोग मेजर वाले के बारे में बात करते हैं। तो सर मेजर वाला तो आपका यही बनेगा, पैरा, क्या बोल रहे हैं जरा समझेंगे, देखो यहाँ पे तो Cl ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, NO2, क्लियर है, NO2। अगर आप बात करेंगे सर इसमें, अगर हम ऑर्थो पे भी बन सकता था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसा भी ट्रीट करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जैसा काम करता है, तो जो भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को वो कौन सा डायरेक्टिंग होगा, ये सब बता चुके हैं ना, तो थोड़ा सा पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, नोमेनक्लेचर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्योंकि जो आएगा ना, ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे देखो निगेटिव आएगा, मूच है, मूच का मतलब होता है माइनस, मतलब माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस के पास ही प्लस जुड़ना चाहेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो फिर से यहाँ माइनस आएगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो फिर से यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर देंगे आप। तो माइनस चार्ज जो अपीयर होगा वो ऑर्थो और पैरा पे डेवलप हो रहा है, तो इसका पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है। ऑर्थो पे आप बना सकते हैं बट हमको सिर्फ मेजर से काम है, तो हम इसको कह रहे हैं, यही हमारा बता रहे हैं, हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ले रहे हैं। मेजर मतलब जो अधिक मात्रा में बन रहा है। माइनर भी बनेगा तो माइनर वाला को आपको वहां नहीं लिख रहे, हम साइड में लिख दे रहे, इसको लिखने का जरूरत नहीं होगा, एग्जाम में लिखने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे NO2 ये भी बनेगा, पर ये कम मात्रा में बनेगा, समझ पा रहे? मान लीजिए ये 100 लिए तो ये 90 बन गया, ये 10 बन गया, तो इसको कहते हैं माइनर। सर क्यों जुड़ रहा है ऑर्थो पैरा पे? क्योंकि माइनस आ रहा है और इस क्या है प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ बनेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। अब उसके बाद सर Cl को हटाना है तो किसके साथ हटाएगा बताओ? NaOH के साथ ट्रीट कर दीजिए। और आप इस रिएक्शन को पढ़े होंगे तो थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होगा 443 केल्विन के आसपास, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में थोड़ा H प्लस डाल दीजिए, थोड़ा हीट करना पड़ेगा, अगर आपको टेम्परेचर याद नहीं रहे तो हीट लिख दीजिएगा, ठीक है? तो ये Na क्या करेगा सर, समझ लेना, Cl को भगा देगा, Na किसके साथ चला जाएगा, Cl, और ये वाला OH कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो इसका ये कन्वर्जन होगा। थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट में बताया है, जब भी क्लोरीन लगा रहे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, और ये अच्छा सवाल है, आपको जितना भी दिया हुआ है इस बार 2-2 स्टेप का दिया है तो पढ़ के जाइएगा भाई। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है सर, 3 कार्बन ले लीजिए और 1 पे Br लगा दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसी को कह रहे हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ वही है, देखो 1 पे ब्रोमो है, और आपको बनाना क्या है सर, 2 पे 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब हमको 1 2 3, 2 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3, 3 बॉन्ड है तो यहाँ एक H आ जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो देखिए ये 2 स्टेप का, अगर आपको पता है ना अल्कीन रहेगा तभी 1 से सीधा सीधा 2 पे कैसे आएगा, तो इसको पहले आप डिहाइड मतलब क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करवाइए, किसके साथ सर, तो KOH के साथ। और KOH कैसा लेंगे बताओ, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है सर, एलिमिनेशन करवाता है, क्या करवाएगा लिख देते हैं यहाँ पे, ये रिएक्शन जो करवाएगा ना वो एलिमिनेशन करवाता है। बताए हैं ये सब, पहले का वीडियो जरूर देख के आइएगा, ठीक है? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट में भी मैंने बात किया है, तो पहले 5 नंबर वाला देख के आइएगा क्योंकि वहां पे थोड़ा डिटेल बताया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप वीडियो आप देख लिए, क्योंकि वीडियो हल्ला करे तो वो पहले अपलोड हो गया है, तो ये बाद में अपलोड होगा, तो इसलिए आप पहले से वो देख लिए होंगे। तो पहले 5 मार्क्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 फॉर्म में बनाए हैं, तीनों को देख के आइएगा तब इसे देखिएगा, ठीक है? तो एलिमिनेशन में क्या होता था, अल्फा, अल्फा क्या होता है सर, Br जिसके साथ या कोई फंक्शनल ग्रुप तो उसको अल्फा बोलते हैं, और उसके जस्ट बगल वाला को बीटा। तो अल्फा से क्या निकालेंगे, अल्फा कार्बन से आपको निकाला जाता है Br, रिमूव कर दीजिएगा, और बीटा से क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा देखो जरा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH, अरे 2 हाइड्रोजन था तो एक निकल गया तो H बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH2। अब ये कार्बन तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 2 और 1 3, ये 3 ही बना रहा, तो आपस में क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। क्लियर है? तो ये से ये बन जाएगा। अब अल्कीन बनने के बाद ये बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको ट्रीट करवा दीजिए HBr के साथ। मार्कोव-निकोव पढ़े हैं, ये जो रूल लगेगा मार्कोव-निकोव, HBr क्या करता है सर, मार्कोव-निकोव, मार्कोव सब बताए वहां पे, तो सब जाके देख लीजिएगा मार्कोव-निकोव रूल। ये बोलता है कि सर इसको तोड़िएगा तो H प्लस में टूटेगा और Br किस में टूटेगा, माइनस में, तो H प्लस वहां जाएगा, जैसे स्पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो H वहां जाता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो देखो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड तो तोड़े थे तो इसका बॉन्ड पे एक फ्री हुआ तो यहाँ पे कौन लग जाएगा, Br। क्लियर है? तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये बॉन्ड को तोड़े तो H उधर लगता है जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड कहलाओ, और Br उधर जुड़ेगा जिधर कम हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड कहलाओ। तो यही आपका स्टेप होगा, ये भी 2 स्टेप का, पहले से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। क्लियर है? तो इसको बार बार बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स वाला पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखिएगा, तब आके आप इसको देखिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? और अगर थोड़ा बहुत पढ़े तो आप आंसर कर सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने और लेके आया हूं,
तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो। इथेनामाइड है, इथेनामाइड को इथेनोइक एसिड, तो देखो हम यहीं पे बना दे रहे हैं, यहीं पे हम बना दे रहे हैं। एक अगर हम बात करें इथेनामाइड, तो इथेनामाइड किसको कहेंगे सर? 2 कार्बन, तो CH3 CH2। अच्छा इथेनामाइड है ना, इथेनामाइड है तो CH3CONH2, इसको कहते हैं इथेनामाइड। इथ और CONH2 को कहते हैं अमाइड। इथेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है, ये एक स्टेप में बन जाएगा। तो CH3COOH, चेक कर दें ऐसा, देखो थोड़ा डिटेल कर देते हैं। ये आ जाएगा O। अब ये सर कैसे होगा? देखो ये तो सेम है, ये भी सेम है, बस NH2 को OH करना है, तो इसके लिए हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करेंगे? पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। H प्लस कैटलिस्ट काम करेगा, तो उसका रिएक्शन नहीं सोचिएगा। इसको तोड़ेंगे तो किसमें आएगा? H प्लस, और क्या आएगा? OH माइनस। पढ़े होंगे, बहुत आसान सा रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो पार्शियल नेगेटिव है, और इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड टूटेगा। सर ये बॉन्ड अगर टूटेगा, जरा देखना, ये बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, तो माइनस के पास कौन जाएगा? H, तो NH2 के पास एक H गया, तो क्या आ जाएगा? देखो NH3। और ये प्लस है, तो प्लस के पास कौन चला जाएगा? OH, तो देखो OH आ गया। और यही को कह रहे हैं इथेनोइक एसिड। बहुत आसान सा है, एक स्टेप जनरली देता है, और अगर हो सके तो कुछ सवाल 2 स्टेप का भी दे सकता है। कर लेंगे ऐसा। दूसरा देखिए, साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होता है सर? बेंजीन नहीं होगा, ये सिर्फ हेक्सेन है, इसी को कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे सर? OH लगा दीजिए। अब बनाना क्या है सर? साइक्लोहेक्सेनॉन। तो हेक्सेनॉन क्या होगा सर? देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे ऐसा साइक्लोहेक्सेनॉन इसी को कह रहे हैं। ये देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन कौन हटाता है? ये हाइड्रोजन कौन हटाएगा? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे PCC, कभी नाम सुने? तो यहाँ पे बस आपको PCC लिखना था। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। सर कैसे 2 डिग्री अल्कोहल है? OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन, और वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन, तो इसको कहते हैं, ये अल्कोहल को किस में बना देगा? सीधा सीधा कीटोन में बना देगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता तो इसको किस में बनाता? अल्डिहाइड में। पर ये 2 डिग्री है। कैसे सर? OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, इस कार्बन से, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को आप किस में बना दे रहे हैं? कीटोन में। इसको कीटोन बोलेंगे ना, कीटोन है। C डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो उसको कहते हैं कीटोन। आई होप के क्लियर है। चलिए C को देखते हैं, ये वाला भी बहुत बार पढ़े होंगे। बेंजीन को एसिटोफिनॉन, बेंजीन को एसिटोफिनॉन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में बताए थे आपको, अगर आप याद होगा, अगर आप उस लेक्चर को देख के आए होंगे, तो उस रिएक्शन का नाम था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेम रिएक्शन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया, जानबूझ कर बताया, क्योंकि ये यूजफुल है, ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं है, ठीक है। वो चाहे आपको MCQ में मिले, 3 मार्क्स में मिले, या फिर 5 मार्क्स में मिले, पक्का मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, फेंजीन है, तो बेंजीन सर ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें क्या हमको बनाना है? एसिटोफिनॉन, तो हम यहीं पे लिख देते हैं एसिटोफिनॉन। नॉमेनक्लेचर में हम बताए थे, देखो बेंजीन का खोपड़ी पे क्या लगेगा रहेगा सर? CO, और उसके बगल में क्या रहेगा? CH3। यही होता है एसिटोफिनॉन, ठीक है। अब देखो, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, देख लीजिएगा, इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नाम लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक जगह बेंजीन पे है, तो मैं इस H को लेता हूँ जनरली, ऊपर वाला बताए थे वहां पे। इसको लेना पड़ता है एसाइल क्लोराइड के साथ, तो CH3COCl लेंगे। और यहाँ पे रिएजेंट जो लेते हैं या सॉल्वेंट लेते हैं, वो एनहाइड्रस AlCl3। तो ये H किसके साथ चला जाता था? Cl के साथ। अरे प्लस माइनस का खेल, तो H चला जाएगा Cl के साथ, तो HCl बन जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है COCH3, तो वही यहाँ पे जुड़ जा रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ से टूट रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जा रहा है। तो बस बहुत सिंपल है भाई, मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स फुल में फुल आता है, ठीक है। तो 70 में 70 स्कोर करने का कोशिश कीजिए, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को भी सही कीजिए। चले, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं ना, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं ना अब आराम से। सर कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो बेंजीन को नाइट्रो बेंजीन में बनाना, अभी जस्ट बताए थे। ये बेंजीन है सर, बेंजीन का हर एक खोपड़ी पे H रहता है, इधर भी H है, इधर भी H है, पर हम जनरली ऊपर वाला पार्ट से रिएक्शन करते हैं। नाइट्रो बेंजीन मतलब बेंजीन के सर पे NO2 लगाओ। अब NO2 जोड़ने के लिए बताए थे नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है सर, अभी जस्ट पढ़े थे, कॉन्क HNO3। जब भी NO2 ग्रुप को जोड़ना होगा तो इसको याद रखिएगा, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4।
दोनों को मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है बताओ, NO2+। तो ये एक H को हटा के वहां पे क्या जुड़ जाएगा, NO2+ आता है। कर सकते थे ना, ये सिंपल है, तो इसको करते चलेंगे जल्दी से। अब देखो इथेन नाइट्राइल को इथेनामाइन बनाना है, तो इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल किसको कहते हैं सर, CN को, तो C ट्रिपल बॉन्ड N को ही कहते हैं नाइट्राइल। इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो देखो 1 और 2 कार्बन, इथेनामाइन, तो देखो 2 कार्बन यहाँ पे भी होगा, और अमाइन कहने का मतलब है NH2 या N के साथ कोई बॉन्ड बना रहा होगा, कार्बन भी हो सकता है, तो ये देखो NH2। अब ये कैसे बनेगा सर, तो इसको रिडक्शन करने का, देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, 2 हाइड्रोजन, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ कैटालिस्ट के फॉर्म में निकेल, पीटी, पीडी मेटल ले सकते हैं। तो क्या होगा सर, ये वाला जो 2 बॉन्ड दिख रहा है ना, ये दोनों को तोड़ दीजिए, तो 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो इधर भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, और इधर भी क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, और एक बॉन्ड बच गया, तो उसको ऐसा यहाँ पे बॉन्ड तोड़ते हुए दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप कि क्लियर है, एक एक स्टेप का रिएक्शन है, देखते चलिए, चलते चले ना फास्ट, क्योंकि अभी आपके पास समय भी कम होगा, एग्जाम भी आ गया और आपको सब पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, सब। टॉल्यूइन किसको बोलते हैं, तो ये सब नॉमेनक्लेचर में बता चुके हैं। बेंजोइक एसिड इसको, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा KMnO4, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अल्कलाइन KMnO4। पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं, ऑक्सीडाइज करता है। बेंजीन का खोपड़ी में 1 कार्बन रहे तो भी COH कन्वर्ट कर देगा, और इससे पहले जो हम लोग बताए थे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट में, वहां पे ही बताए थे, अगर 2 कार्बन होगा तो भी कर देगा। तो ये रिएजेंट जरूर याद रखिएगा। और दूसरा स्टेप में जो करते हैं ना बच्चा, दूसरा स्टेप में जो करते हैं, ये पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप में जो करते हैं वो क्या करते हैं, H+ मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, पानी डाल देते हैं, H+ H2O लिख सकते हैं, तब जाके तो सॉल्ट बन जाता है। तो इसलिए सॉल्ट ना बने, इसलिए हम लोग इसको इस स्टेप में करते हैं। ये क्या करता है सर, तो CH3 को COH में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, ये पहले भी बात कर लिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स वाला देख के आइएगा। बेंजोइक एसिड को M ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो सर बेंजोइक एसिड तो ये है, देखो बेंजोइक एसिड, और मेटा पे तो ये वाला पोजीशन होता है ऑर्थो, ये वाला होता है मेटा, लिखे भी होंगे ऑर्थो मेटा, तो मेटा पे क्या लगा दिए, Br। अब ये वाला सर Br क्यों लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझ पा रहे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये कौन सा ग्रुप है बताओ, इलेक्ट्रॉन, समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब बेंजीन से रिंग खींच रहा है, देखो ना, बेंजीन से रिंग खींच रहा है, बेंजीन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है सर, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब जो ग्रुप लगेगा ना वो मेटा पे लगेगा। सर अब Br कैसे आता है, तो जिस तरह से आपको बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, Br2 के साथ अगर Fe ले ले या FeBr3 ले ले, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो Br+। अब देखो ये प्लस आ रहा है सर, तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी, तो नहीं जुड़ेगा, तो ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ सकता, तो बचा कौन सा पोजीशन, मेटा। तो एक पोजीशन पे मेटा पे जाके कौन जुड़ जाएगा, Br। तो इसको बस आपको यहाँ से यहाँ लिखना था। जब भी याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो कैसा डायरेक्टिंग होता है, मेटा। और एक बताए थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी जस्ट बताए थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा, ठीक है, और पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है। तो यही है M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, देखो 1-क्लोरोब्यूटेन, अगर ये भी नेम रिएक्शन में बता चुके थे। एक का डबल याद है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और ऑक्ट का मतलब क्या होता है सर, 8 कार्बन। तो 4 की जगह 8 करना है, तो कौन सा रिएक्शन याद आया, सोडियम मेटल ड्राई ईथर, उस रिएक्शन का नाम था उर्ज रिएक्शन। तो देखो 1 2 3 4 वही है 1-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे ले लेना होता है सोडियम, और अगर रिएजेंट याद है तो आप लिख देते सॉल्वेंट के फॉर्म में ड्राई ईथर। अब 4 कार्बन है तो 4 का क्या हो जाएगा, 8। रिएक्शन बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ 2 ले लेना, यहाँ पे भी 2 ले लेते, तो 2 Na 2 Cl के साथ क्या बना देता बताओ, 2 NaCl। अब कार्बन का संख्या कितना हो गया, देखो 1 2 3 4, और 4 का डबल करेंगे 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जब भी 1 का डबल है और क्लोराइड वाला है या ब्रोमाइड वाला है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोब्यूटेन, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कौन सा रिएक्शन होगा सर, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है।
चलिए जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, सब छोटा छोटा सा चीज है। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाना है, देखो तो O2 को हटाना है और O2 के इसको कह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन, और बेंजीन के साथ अगर NH2 रहेगा तो उसको कहते हैं एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन। सब नॉमेनक्लेचर में बता दिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग कमेंट में भी कर रहे थे। तो देखिए जरा, इसमें क्या करते हैं, मेटल लेते हैं, मेटल HCl ले लीजिएगा, और HCl के साथ साथ कोई कैटलिस्ट के फॉर्म में मेटल लेते हैं SN या फिर Fe। ये क्या कराता है सर? तो ये रिडक्शन करवाता है, रिडक्शन लिख ही देता हूं पूरा। रिडक्शन क्या होता है सर? ऑक्सीजन को हटाएगा और हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, ऑक्सीजन रिमूव और एंड ऐड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा भाई, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप खुद से ट्राई करो तो एक आध को। फॉर्मल्डिहाइड को मिथाइल अल्कोहल है, क्या करना होगा? थोड़ा सोचो जरा, सोचो। देखो, अगर बात करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, पॉज करके भी सोच सकते हैं, यही है फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन है तो इसी का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, या इसी को कहते हैं मिथेनल। एक कार्बन है तो मिथ एन अल, अल्डिहाइड है ना। अब इसको रिड्यूस करना होगा, रिड्यूस, तभी मिथाइल अल्कोहल बनेगा। तो क्या बनाना है? मिथाइल का मतलब एक कार्बन सर, और अल्कोहल का मतलब OH, तो CH3OH बनाना है। तो दो का हाइड्रोजन तो है ही, तो देखो इसको रिड्यूस कर देंगे, वही जो बताए थे H2 निकल के साथ कर लीजिए, और भी कर सकते थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही सब भी कर सकते हैं, पर अभी आपको आसान वाला ही बता रहे। तो H2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसको तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आप इसी चीज को हम ऐसा लिख रहे हैं, देखो CHH। ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड इसका खाली, और ऑक्सीजन का भी तोड़े तो इसका भी खाली, और H2 है तो दोनों साइड HH जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? देखो CH3OH, वही चीज को यहाँ लिखा है। तो रिडक्शन करने के लिए आप H2 निकल मान के चलिए आपका एग्जाम में आएगा, तो रिडक्शन के लिए ऐसा कर दीजिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब अगर नाम सुने हैं तो उससे भी कर सकते थे, ठीक है? वो भी रिडक्शन का काम करवाता है, लेकिन अभी आपके इसके लिए यही बेटर है। नेक्स्ट करते हैं खुद से। प्रोपेनॉन को ट्राईआयोडो मीथेन, ये भी हम बता चुके थे, आपको याद होगा। ये कौन सा रिएक्शन मालूम है? आयोडोफॉर्म रिएक्शंस। ट्राईआयोडो मीथेन क्या होगा सर? देखो, प्रोपेनॉन तो समझ पाते हैं ना, 3 कार्बन होगा और उसमें क्या होगा? ऑन, ऑन मतलब कीटोन, तो यही है आपका कीटोन। अब इसको बनाना है ट्राईआयोडो, तो देखो ट्राईआयोडो का मतलब है सर C, और इसमें कितना आयोडीन होगा? 3 गो, और बचा हुआ एक क्या रहेगा? हाइड्रोजन। ये 3 आयोडीन है ना, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, और ऊपर वाला हाइड्रोजन है, इसी को कह रहे हैं ट्राईआयोडो, ट्राईआयोडो मीथेन, या इसी को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। और इसका कलर कैसा होता है सर? येलो। जब भी ये बनाना हो ट्राईआयोडो मीथेन या आयोडोफॉर्म, तो उसके लिए आपको एक रिएजेंट पता होना चाहिए, वो होता है I2, और उसके साथ साथ हम लोग लेते हैं NaOH। और इसी क्या करता है, ये तब रिएक्शन होगा जब CO के बगल में क्या हो? CH3। CO के बगल में CH3 होगा, तब ये क्या करता है? ये जो CH3 दिख रहा था ना, उसी को क्या कर देगा? CHI3 बना देगा। इसको आप ऐसा लिखिए, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते थे, CHI3। क्लियर है? तो ये वाला CH3, बाकी बाई प्रोडक्ट है, आप उसको लिखना चाहें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कैसे करते हैं? तो देखो जरा, इतना लिख के छोड़ देते तो काम बन जाएगा, ठीक है? I2NO कौन सा रिएक्शन है? इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। टेस्ट करने में भी यूज होता है बाबू, कि CO के बगल में CH3 है या नहीं, तो उसमें टेस्ट करते हैं आयोडोफॉर्म से, ठीक है? CO के बगल में CH3, और बाई प्रोडक्ट जो बनता है ना, इधर वाला को तो सर लिख दिए CHI3, बट इधर वाला का क्या होता है? तो इधर वाला का आप देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा CH3 CO O माइनस, और उसके साथ आ जाएगा Na प्लस। ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है? खास सवाल खुद से बनाओ भाई, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एंड में आ गए। बेंजीन टू एसिटोफिनॉल, ये अभी बताया था, तो ये वाला आप खुद से बना सकते थे ना, बेंजीन टू एसिटोफिनॉल। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यार, यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे आप करते थे CH3 COCl, ये बताए हैं, जस्ट बताए हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। क्या होता है सर? देखो, इसमें जो रिएजेंट लेंगे, इसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है सर? इसका Cl फिर से H के साथ भाग जाएगा, बताए हैं भाई, अभी जस्ट बताए हैं। तो Cl और H बच्चा चला जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक जितना बार आप लिख लिख के पढ़ेंगे ना, उतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो प्लीज लिख लिख के पढ़िए।
और ये जो CO था वो जाके जुड़ गया, इसी को कह रहे हैं एसिटोफिनॉल। क्लियर है? तो इसको कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। जरूर से पेन कॉपी लेके बैठा करिए, तभी होगा क्लियर। इथाइन से इथेनॉल है। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड और अल का मतलब होता है CHO ग्रुप। अब ये कैसे बनते हैं सर? तो हाइड्रेशन करते हैं। तो हाइड्रेशन करने के लिए आपको जो रिएजेंट यूज करते हैं वो HgSO4 यूज करते हैं और डाइल्यूट H2SO4। ये दोनों मिलके ना पानी ऐड करता है, समझ पा रहे हैं? पानी। ये दोनों मिलके क्या देगा सर? वाटर। अब वाटर देगा तो एक साइड देखिए 2 बॉन्ड तोड़ेंगे और एक साइड क्या लगा देंगे? ऑक्सीजन। और एक साइड क्या लगा देंगे? 2 हाइड्रोजन। तो देखो जरा, मैं इसको कर दे रहा हूं। सर ये CH तो पहले से था, CH। अगर 2 बॉन्ड तोड़े तो एक साइड डबल बॉन्ड कर दीजिएगा और ऑक्सीजन लगा देंगे, और एक साइड जो डबल बॉन्ड तोड़े यहाँ पे वो हाइड्रोजन आ जाएगा 2। इसी का नाम है इथेनॉल। इसी को हम ऐसा सा के लिख सकते हैं, देखो C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आ जाएगा CH थे, यही है। तो ये जब भी HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 आता तो पानी लिबरेट करता, और पानी में क्या करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा। इतना करके जाइए, जितना रिएक्शन बता रहे हो वो पक्का मान के चलिए बना पाएंगे आप। क्लियर है? यही है आज के लिए। तो आप इतना कर लीजिएगा तो 3 नंबर पक्का मानिए, ठीक है। पर 5 नंबर वाला जरूर करके जाइएगा, ठीक है, ताकि वो भी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।